हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़े हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट के एग्जाम के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे आपको एक पता चलेगा कि किस तरह का पैटर्न आता है, कौन से टॉपिक से, ऑल्टरनेटिंग करंट के कौन से स्पेसिफिक टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C हैज द रिएक्टेंस X। ओके, तो कैपेसिटर की रिएक्टेंस क्या है? X है। इफ द कैपेसिटेंस एंड द फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल देन द रिएक्टेंस विल बी। तो फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस दोनों ही क्या कर रहे हैं? हम डबल कर दे रहे हैं कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी के। तो पहले क्या थी? पहले थी XC इक्वल्स टू थी X, सॉरी XC इक्वल्स टू थी X। ओके, X इक्वल्स टू X थी पहले, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा सी। तो 1 बाई ओमेगा सी पहले थी X। अब देखो, अब सिंस हम क्या क्या डबल कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहे हैं और किसको डबल कर रहे हैं? कैपेसिटेंस को भी डबल कर रहे हैं। तो क्या चेंज आएगा? तो अब जो XC डैश हम लिखेंगे वो क्या है? 1 बाई ओमेगा। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को डबल किया यानी कि 2f और ओमेगा C को भी डबल किया यानी कि 2C। ठीक है, तो ये कितनी टाइम्स हो गई? 1 बाई 4 2 पाई FC। ठीक है, सो 1 बाई 4 टाइम्स 1 बाई ओमेगा C, 1 बाई 4 टाइम्स XC। तो X डैश C और XC डैश इक्वल्स टू 1 बाई 4 टाइम्स XC। XC क्या है? X है। XC क्या है? X है, रिएक्टेंस है X, तो 1 बाई 4 X और X बाई 4 हम लिख सकते हैं। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है हमारे पास? X बाई 4। ऑप्शन C विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है और ये नीट के एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। इन अ सर्किट LC are connected in a series with an alternating voltage source of frequency F, the current leads the voltage by 45 degree. The value of कैपेसिटेंस इज। तो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कितनी होगी अगर करंट वोल्टेज को लीड कर रही है 45 डिग्री से? तो जैसे ही लीड का आता है तो हमें पता है क्या, tan फाई क्या होती है? XC माइनस XL बाई R होती है। फेजर डायग्राम से हम पता कर सकते हैं, ये होती है इसकी XC माइनस XL, XC माइनस XL, और ये है फाई एंगल और ये R। सो tan क्या है? P बाई B। ठीक है, और ये बीच वाली क्या है? ये तो इंपीडेंस है। सो परपेंडिकुलर क्या है? XC माइनस XL और ये है R। सो XC माइनस XL बाई R। तो XC क्या है? XC देखो अब क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे, XC या फिर XL डायरेक्टली नहीं दिया गया हमारे पास, tan फाई की वैल्यू है। सो tan फाई यानी कि tan पाई बाई 4 हो गया हमारे पास, इक्वल्स टू XC माइनस XL बाई R। tan पाई बाई 4 यानी कि tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। सो R इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा C माइनस ओमेगा L। ठीक है, 1 बाई ओमेगा C माइनस ओमेगा L। सो R इक्वल्स टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी C माइनस 2 पाई फ्रीक्वेंसी L हो गई। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। R प्लस 2 पाई FL इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई FC। हमें निकालनी है C, सो C विल बी 1 बाई 2 पाई F इंटू R प्लस 2 पाई FL। ठीक है, ये आ गया। अगर F को मैं कॉमन भी, अच्छा F तो कॉमन नहीं ले सकता, ये ऐसे ही कुछ आंसर आएगा आपका। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? 2 पाई F, नहीं ये भी नहीं, जहां पे प्लस है 2 पाई F, ये वाला ऑप्शन 2 पाई F 2 पाई FL प्लस R, 2 पाई FL प्लस R, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द
करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसे कैलकुलेट किया है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉइल ऑफ 40 हेनरी इंडक्टेंस इज connected in circuit with a resistance of 8 ohm and the combination is joined to the terminals of 2 volt battery. The time constant in the of the circuit is, time constant पूछा है, टाउ। जो टाइम कांस्टेंट हम निकालते हैं तो टाउ टाइम कांस्टेंट क्या होती है, सिंपल सी बात है, L/R होती है और कुछ भी नहीं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ये नीट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, L/R। L क्या है, L है हमारा 40 हेनरी, सो 40 और रेजिस्टेंस दिया है 8 ओम, सो 40/8 कितने आ जाएगा, 40/8 करोगे तो सो सिंपली 2 4 5 है ना, 5 कितना अच्छा, टॉर्क सेकंड में आ जाएगा है ना, टॉर्क नहीं है टाउ है ये, सेकंड में 5 सेकंड्स विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस सेल फॉर विच द करंट इज मैक्सिमम in a series LCR circuit with C equals to 10 microfarad and omega equals to 1000 per second. Okay, 1000 radian per second. ठीक है, ये है। अब देखो सिंपल सी बात है, हमें पूछा गया है क्या कि करंट मैक्सिमम जब होगा एलसीआर सर्किट में तब हमें इंडक्टेंस निकालनी है कि कितनी होगी उस सर्किट की। अब करंट मैक्सिमम कब होता है, करंट मैक्सिमम तब होता है जब रेजोनेंस कंडीशन हो, क्योंकि करंट को हम कैसे जानते हैं, दैट इज अगर एलसीआर सर्किट है करंट हो जाएगा V/R। R क्या है, इंपीडेंस, इंपीडेंस यानी कि R² प्लस XC माइनस XL की होल स्क्वायर। अब देखो रेजोनेंस कंडीशन का मतलब क्या है, XC इक्वल्स टू XL होना चाहिए, तो XC इक्वल्स टू XL होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो मेरे पास V/R आया है ना, और यही मैक्सिमम करंट का है। मैक्सिमम करंट के लिए हमें क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर जो है वो कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम डिनोमिनेटर कब होगा, जब XC इक्वल्स टू XL होगा, तो यही तो रेजोनेंस कंडीशन है। तो रेजोनेंस कंडीशन में अगर मैं बिठाऊं XC इक्वल्स टू XL करूं तो क्या आ जा रहा है मेरे पास, 1/ωc इक्वल्स टू ωL आ जा रहा है। तो L यहां से कैसे निकालूंगा मैं, 1/ω² इक्वल्स टू L। ठीक है, L को सॉल्व करूंगा कैसे, 1/ω की वैल्यू है 10⁻³ की स्क्वायर यानी कि 10⁻6 और C क्या है 10 माइक्रोफैरड यानी 10 × 10⁻⁻6। ठीक है, तो +6 -6 कैंसिल आउट, L इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, L इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 1/10 और ठीक है 1/10 क्या है, हेनरी है, दैट मीन्स 0.1 हेनरी और वी कैन राइट एज 100 मिली हेनरी। ठीक है, तो ऑप्शन में मिली हेनरी के टर्म्स में दिया गया है, देखो 100 मिली हेनरी विल बी द करेक्ट आंसर। ये आ गया आपका क्या, सॉरी इंडक्टेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू लाइट 100 watt ऑफ 110 volt लैम्प from a 220 volt mains. If the main current is 0.5 ampere, then efficiency of the transformer approximately will be. ठीक है, तो यहां से मैं कैसे निकाल सकता हूं, देखो इनपुट पावर, यहां पे एफिशिएंसी निकालना है, एफिशिएंसी क्या होगी, आउटपुट परसेंटेज में निकालना, तो आउटपुट बाय इनपुट पावर इनटू 100, यही तो होगी एफिशिएंसी। आउटपुट कितना है, देखो आउटपुट कितना दे रहा है हमारे पास, इफ द मेन करंट इज 0.5 यानी कि मेन यानी कि इनपुट है और ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू लाइट 100 watt, ये है आउटपुट पावर। तो आउटपुट पावर मेरे पास है 100 और इनपुट पावर में हमें क्या लिखना पड़ेगा, इनपुट पावर में दैट इज 220 वोल्ट इंटू V इंटू I क्या है 0.5 एम्पेयर इंटू 100। ओके, 0 0 कैंसिल आउट, बचा क्या 5 और ऊपर चला जाएगा तो अगेन 100, सो 5 2s 10 10, यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली आप अगर सॉल्व करोगे इसे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सो लेट मी सॉल्व इट अगेन, 100/22 इंटू 5 5 2, ठीक है 10/2
11 इंटू 100, सो 10/11 इंटू 100 का सॉल्व करोगे तो समथिंग अराउंड 90.1% आपका आएगा, ठीक है, 90.1%, सो अप्रोक्सीमेटली वी कैन राइट 90%। ओके, समझ में आ गया, 90%, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉइल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस 31 हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 8, it is placed in a series with a condenser of capacitive reactance 25. The combination is connected to a AC source. The power factor of the circuit is, AC source की voltage 110 volt, ठीक है, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट पूछा जा रहा है। तो पहले हम पावर फैक्टर के लिए क्या करेंगे, V I cos phi, V RMS I RMS cos phi लिखते हैं, ये तो पावर हो गया। अब पावर फैक्टर जो है वो क्या है, cos phi है। cos phi क्या हो जाएगी, सॉरी cos phi क्या हो जाती है, cos phi मैंने आपको बताया था, ये इंपीडेंस है Z, ये है R, ये है phi, तो cos क्या हो जाएगी, B/H, यानी कि cos phi इक्वल्स टू R/Z हो जाती है। तो Z हमें निकालना पड़ेगा, R/Z हमें निकालना पड़ेगा, Z की वैल्यू रूट अंडर R² प्लस XC माइनस XL की होल स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करो, R² है, R² क्या है, R की वैल्यू है 8 की स्क्वायर हो जाएगी 64, सो 64 प्लस XC कितनी है, XC हमारे पास दी गई है कैपेसिटिव रिएक्टेंस दैट इज 25 माइनस 31 की स्क्वायर, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही है, दैट इज 64 प्लस 6 की स्क्वायर यानी कि 36, तो हो गया 100, यानी कि 10 ओम विल बी द इंपीडेंस 10 ओम आया, तो ये क्या है हमारा पावर फैक्टर, R क्या है 8/10 दैट इज 0.8 हमारी पास क्या आ रही है, पावर फैक्टर आ रही है। तो 0.8 कहां पे है, ऑप्शन बी में है 0.8, ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अ कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड बिकॉज द वेट of the transformer may be reduced, the rusting of the core may be prevented, the energy loss of the eddy current may be minimized, or the ratio of primary and secondary may be increased। देखो हमेशा याद रखना कि ट्रांसफॉर्मर अच्छे से वर्क करे या फिर ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी ज्यादा हो, इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, एफिशिएंसी अगर ट्रांसफॉर्मर की ज्यादा है तो ट्रांसफॉर्मर अच्छे से वर्क कर रहा है, और एफिशिएंसी ज्यादा कब होगी, जब फ्लक्स का लीकेज कम होगा, है ना, जब फ्लक्स का लीकेज कम होगा, जब प्राइमरी फ्लक्स और सेकेंडरी फ्लक्स, और यानी कि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स है उसका लीकेज कम होगा। अब एडी करंट कुछ ऐसा करंट है, एडी करंट क्या है, हीट के वजह से एनर्जी जो लॉस हो रही है, राइट, और हीट एनर्जी कहां से आ रही, करंट के वजह से, तो ये एनर्जी लॉस के, इसी एडी करंट की वजह से बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो इसी एनर्जी लॉस को हटाने के लिए हम ट्रांसफार्मर के बीच में क्या करते हैं, लैमिनेटेड को, जो पतली सी, अगर आप कभी देखे होंगे पुरानी वाइंडिंग शॉप्स वगैरह, आप अगर कभी जाओगे तो आपको व्हाइट कलर की लैमिनेटेड एक फाइल मिलती है, जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है ना, कुछ उस तरह की रहती है, उससे हम क्या करते हैं, उसे सेपरेट करते, ताकि ये एडी करंट का लॉस, जो ट्रांसफार्मर का हीट होना है वो कम हो और एनर्जी लॉस कम हो। सो ऑप्शन सी जो है ये हमारा ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ओके, समझ में आई अब बात आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। इन अ एसी सर्किट द ईएमएफ ई एंड द करंट आई एट एन एनी इंस्टेंट, अच्छा यहाँ पे कैपिटल ई और कैपिटल आई लिख देता हूं, ठीक है, कैपिटल ई कैपिटल आई, एट एन एनी इंस्टेंट स्कोर गिवन बाय द रेस्पेक्टिवली क्या दिया गया है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ये दी गया है और ऑल्टरनेटिंग करंट ये दी गई। एवरेज पावर कितनी होगी सर्किट में इन 1 साइकिल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नीट के एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। एवरेज पावर को हम कैसे लिखते हैं, वी आर एम एस आई आर एम एस, ठीक है, कॉस फाई लिख देते हैं, है ना, ये पावर फैक्टर है। अब देखो पावर फैक्टर में ये जो फाई है ये हमारा क्या है, फेज डिफरेंस, यहां पे फेज डिफरेंस क्या है, फाई है, ठीक है, तो फाई कॉस फाई का कॉस फाई ये सेम इसी तरह से रह जाएगा। हमें निकालनी क्या है, एवरेज पावर, तो एवरेज पावर हम निकाल रहे हैं। एवरेज पावर में वी आर एम एस क्या होती है, पीक वैल्यू बाई √2। पीक वैल्यू क्या है यहाँ पे, अगर E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी है,
ठीक है, यहां पे Vrms मतलब क्या है, वोल्टेज, और ये एक्चुअली E के टर्म्स में लिखी गई है तो ERMS लिखो। ठीक है, इसको आप ERMS लिख सकते हैं अगर E के टर्म्स में दिया गया है। ओके, अब देखो ERMS का पीक वैल्यू क्या है, E0 है, इसकी जो एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड E0 है, और IRMS का पीक वैल्यू है I0। तो ERMS क्या है, E0 बाई √2, I0 बाई √2 और cos फाई। ठीक है, सॉरी यहां पे मैं क्या बोल रहा था, ERMS का पीक वैल्यू, ERMS का नहीं, E का पीक वैल्यू, EMF का पीक वैल्यू है E0, I का पीक वैल्यू है I0। ठीक है, सॉल्व करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, PAV √2 बन के हो जाएगा 2, तो यानी कि 1/2 E0 I0 क्या आ जाएगा, cos फाई आ जाएगा। ठीक है, और E0 I0/2 cos फाई हम लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है देख लो, E0 I0/2 cos फाई, ऑप्शन 1 और ऑप्शन ए विल बी द correct answer। तो क्वेश्चन नंबर 9, in an AC current of alternating voltage E equals to 200 √2 sin 100t volt is connected to a capacitor of capacity 1 microfarad। ठीक है, द RMS वैल्यू ऑफ करंट हमें निकालनी है। RMS वैल्यू ऑफ करंट बहुत इंपॉर्टेंट, RMS वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाएगी, Vrms, यानी कि V के जगह पे यहां पे E दिया हुआ तो ERMS, RMS बाई जो कैपेसिटिव सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, दैट इज XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना। तो इसी से हम सॉल्व करेंगे। अब XC को बस कैलकुलेट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा। ERMS क्या होगी, पीक वैल्यू क्या है 200 √2, है ना। सो ERMS को मैं लिख सकता हूं E0 बाई √2 इंटू XC। ठीक है, XC IRMS की जगह पे लिख रहा हूं, तो E0 क्या है 200 √2 बाई XC इंटू √2 विल कैंसिल आउट, हमारे पास बचा क्या 200 बाई XC। बस XC की वैल्यू निकालनी है, XC इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा C। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू क्या है, यहां से ये वाले इक्वेशन में क्या है, साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 है, सो 100 इंटू टी, सॉरी ओमेगा C क्या आ जाएगा 1 माइक्रोफैरेड, यानी कि 10 टू द पावर -6। तो 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर 2 बचा 10 टू द पावर -4, तो ऊपर गया तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। तो अब IRMS आप निकाल लोगे कैसे, 200 बाई 10 टू द पावर 4, यानी कि आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2। 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का मतलब ये होता है कि आप चाहे तो 20 एम्पियर, एक जीरो लगा के हम 20 मिली एम्पियर लिख सकते हैं। ओके, सो 20 मिली एम्पियर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग बट थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, समझेंगे इसे। A coil of resistance 30 ohm and inductive reactance 20 ohm at 50 hertz frequency, if the AC source of 200 volt 100 hertz is connected across the coil, the current in the coil will be। तो पहले देखो कॉइल जो है, कॉइल, अच्छा कॉइल की बात नहीं, पहले ये सर्किट को समझो। यहां पे कौन सी सर्किट है, रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टिव रिएक्टेंस भी है, यानी कि ये LR सर्किट है। ठीक है, तो पहले LR सर्किट है, रेजिस्टेंस इसकी दी गई है। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो 50 हर्ट्ज में 20 ओम है। ठीक है, अगर सर्किट को मैं 200 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करता हूं 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली ऑल्टरनेटिंग करंट से, तो मेरा करंट अक्रॉस द कॉइल कितनी होगी। ठीक है, तो करंट अक्रॉस द कॉइल मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज बाय इंपीडेंस करना पड़ेगा। LR सर्किट में इंपीडेंस क्या हो जाती है, √R² प्लस XL²। अब मुझे XL निकालनी है, XL यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालनी है। अब पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस मेरे पास कितनी थी, 50 ओम की जब हर्ट्ज थी तब थी 20। ठीक है, अब XL डैश कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो XL किस पे डिपेंड करता है, XL इक्वल्स टू ओमेगा L, यानी कि 2πfL, यानी कि XL डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। सो XL बाई XL डैश इक्वल्स टू F बाई F डैश।
ठीक है, यहां से सॉल्व करेंगे तो एक्सएल हमारा क्या है 20 और फ्रीक्वेंसी पहले क्या थी 50 इंटू एफ डैश कितनी है 100 इक्वल्स टू एक्सएल डैश आ जाएगा। ठीक है, क्या किया हूं मैंने एक्सएल इंटू एफ डैश बाई एफ। सो एक्सएल हमारे पास 20 थी, अब बस जीरो उड़ा दो, बचा क्या 200 बाई 5 यानी कि एक्सएल डैश जो आ गई हमारे पास, यहां पे लिख देता हूं एक्सएल डैश इक्वल्स टू आ गई, वो क्या आ गई 40 ओम आ गई। बस ये एक्सएल डैश की वैल्यू यहां पे पुट कर दो। अब कैसे निकालेंगे हम I इक्वल्स टू V बाई आर स्क्वायर, आर कितनी दी गई है 30 ओम, सो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, है ना, बहुत ही सिंपल सा बन गया क्वेश्चन। V कितनी है 200 है, ठीक है, 200 वोल्ट सप्लाई, कितना आया भाई 900 प्लस 1600, 200 बाई 2550, 4 एम्पियर विल बी द करेक्ट आंसर, 4.0 एम्पियर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी नहीं है, बस यहां पे आपको समझना है कि आपको नया इंडक्टिव रिएक्टेंस आपको लगानी है, निकालनी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है और ओमेगा पे डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी, इंडक्टिव रिएक्टेंस डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये वीडियो खत्म होता है, जहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि नीट के एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप बने रहिए लर्नो हब के साथ, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।